हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दृष्टि और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मेजर पेपर 3। ओके, देखिए हमारा पेपर 3 का टाइटल क्या है। ओके, पेपर 3 का टाइटल क्या है? हिंदी साहित्य। ठीक है, हिंदी साहित्य समझ गए। हिंदी साहित्य के अंदर क्या पढ़ना है हमें? तो भारतेंदु युगीन काव्य। ठीक है, भारतेंदु युगीन काव्य जो कि कब से कब तक चला था? 1800। देखिए हमारा भारतेंदु युग कब से कब तक चला है भाई? तो देखिए क्या है, 1850 से लेके 1900 तक लगभग। ओके, 1850 से लेके 1900 तक। उसके बाद हमारा क्या लिखा हुआ है? छायावादी काव्य तक। तो छायावादी कब से कब तक चला है? 1918 से लेके 1936 तक। ओके, ये इसका टाइमलाइन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसके बारे में जान रहे हैं तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, ये उसके बाद क्या है हमारा भारतेंदु युग में क्या था? इसको नव जागरण का भी काल कहा जाता था, है कि नहीं? पुनर्जागरण बोल दीजिए या नव जागरण बोल दीजिए। ठीक है, इस टाइम क्या लोग किस पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे? जो राइटर्स थे, जो पोएट थे, जो भारतेंदु जी का जो कंट्रीब्यूशन था उसमें किस पे बात ज्यादा हो रहा था? तो समाज को सुधारने को लेके। ठीक है, समाज को सुधारने के लेके देश प्रेम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या यहाँ पे देश से प्रेम करने के लिए हमें क्या कर रहे थे? जागरूक कर रहे थे भ्रष्टाचार के ये के, मतलब हर एक चीज, शिक्षा को लेके हर तरफ से क्या था, हो रहा था जागरण। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था? तो आधुनिक काल का, यहाँ पे जो हमारा आधुनिक काल में जो अभी भी चल रहा है उसी का यहाँ पे एकदम विकास क्या था? पीक पर था, होने को था। ठीक है, उस टाइम हुआ नहीं था, क्या था? होने का था। कैसे हुआ भाई? तो इसमें क्या हुआ? खड़ी बोली हिंदी का, जिसका क्या हुआ? खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ, उसमें लिखा जाने लगा। ओके, और इन दोनों के बीच में हमारा क्या आता है? तो द्विवेदी युग आता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में भारतेंदु युग और छायावादी युग के बीच में कौन सा आता है? द्विवेदी युग आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए छायावादी में, तो छायावादी काव्य में क्या देखने को मिलता था? तो यहाँ प्रकृति से प्रेम, ठीक है, मानवीकरण, ये सब देखने को मिलता था यहाँ पे। तो ये था हमारा टाइटल। चलिए अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग देखते हैं। तो यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है? भारतेंदु पूर्व काव्य धारा। ठीक है, भारतेंदु पूर्व काव्य धारा। ख में भारतेंदु युगीन परिवेश, यहाँ का परिवेश सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश कैसा था, ये आपको देखना होगा। तभी तो आपको पता चलेगा ना जो समाज में हो रहा है, जो कल्चर चल रहा है, जो इकोनॉमिकल स्टेटस है हमारे कंट्री का, और जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो चल रहा है, यही सबसे सबसे इम्पैक्ट नहीं, मतलब सबसे क्या इफेक्ट होके क्या कोई भी साहित्य बनता है कि नहीं? लोग इससे जूझ रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं या, ठीक है, तो यही सबसे क्या होता है? साहित्य लिखाता है। ओके, सबका इम्पैक्ट रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है। ओके, चलिए घ में देखिए फिर ग में भारतेंदु युगीन काव्य धारा। तो सामाजिक चेतना, यहाँ पे क्या समाज में क्या चेतना पैदा करने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा था। फिर क्या थी? भक्ति भावना था, राष्ट्रीय चेतना था। ठीक है, और एक क्या है? हास्य आदि, ये सब इसका मुख्य काव्य धारा था। ओके, और देखिए यहाँ पे घ में क्या है? भारतेंदु युगीन कवि। तो भारतेंदु युगीन के कुछ महत्वपूर्ण कवि कौन कौन रहे? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं, इन्हीं के नाम पे क्या पढ़ा? भारतेंदु युग पढ़ा। फिर प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, ठीक है, फिर प्रेमघन और राधा कृष्ण दास। फिर अंग में आपको क्या पढ़ना है? कवि की रचना किनकी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का गंगा वर्णन। ओके, फिर इकाई 2 में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि भारतेंदु युग की और छायावादी युग के बीच में कौन आता है? द्विवेदी युग। ठीक है, तो इसी का है। तो ये भी जागरण और क्या सुधार काल इसको भी कहा गया है। तो देखिए क में क्या पढ़ना है आपको? द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी? तो राष्ट्रीयता, मानवता, नीति, आदर्श, हास्य, व्यंग संबंधी काव्य, जो राष्ट्र चेतना पैदा करे, जो मानव में संवेदनशील को बढ़ाने का बात बताए। ठीक है, आदर्श का बात बताए, कैसे आप आदर्श व्यक्ति हो सकते हैं, एक आदर्श नागरिक हो सकते हैं कि नहीं? तो ये सब बताया गया। और हास्य मतलब जो जिसमें मनोरंजन का जो होता है बड़े बड़े, और व्यंग्य करने का मतलब क्या होता है? जो चीज हम सीधे तरीके से नहीं कहते वो व्यंग्य कह के कह देते हैं। जैसे टोंट मारना होता है ना, ये ज्यादा प्रभावी होता है। आप अपने दोस्त का डायरेक्ट उसको बेइज्जती कर दीजिए, उसको खराब नहीं लगेगा, लेकिन इनडायरेक्ट बोलो तुम तो बहुत कम बोल रहा है यार, ऐसे बोल दो तो उसको फिर लग जाएगा, होता है ना। तो वो है। ठीक है, फिर ख में देखिए आपको क्या पढ़ना है?
ख में द्विवेदी युगीन कवि तो कौन कौन रहे हैं? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरिऔध। ओके। श्रीधर पाठक, रमेश त्रिपाठी आदि कवियों के सामान्य परिचय। अब इनका थोड़ा थोड़ा परिचय आपको पढ़ना होगा, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का, अरे यहाँ पे देखिए ये वाला थोड़ा, चलिए तो मैथिली शरण गुप्त का क्या पढ़ना है आपको? नर हो ना निराश करो मन को, ठीक है। नर हो ना निराश करो मन को। फिर राम नरेश त्रिपाठी का क्या है? स्वप्न है, ये आपको पढ़ना है। इकाई 3 में देखिए छायावादी युग, ये तीसरा हम लोग का जो पढ़ना है, इसमें क्या है? छायावादी युगीन काव्य की प्रवृत्तियां, क्या क्या प्रवृत्तियां रही हैं। ओके। ख में देखिए छायावाद युगीन राष्ट्रीय, तो सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि, जो सांस्कृतिक राष्ट्र और सांस्कृतिक काव्यधारा के जो प्रमुख कवि थे कौन कौन थे? तो मक्खनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, फिर है हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान आदि। ओके। फिर देखिए माखनलाल चतुर्वेदी का क्या है? कैदी और कोकिला है। सुभद्रा कुमारी चौहान का क्या है? जलियांवाला बाग का वसंत। और बालकृष्ण शर्मा का क्या है? नवीन विप्लव गान, ठीक है। ग में राष्ट्र सांस्कृतिक काव्यधारा की रचनाएं। उसके बाद हमारा घ में क्या पढ़ना है आपको? पता है बीच बीच में कविता का नाम दे दे रहा है, इसीलिए थोड़ा सा ये हो जा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए ग में देखिए छायावादी कवि, फिर क्या? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पत आदि का सामान्य परिचय आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। फिर इनका देख लीजिए क्या क्या है प्रमुख, जो है जयशंकर प्रसाद का हिमाद्री तुंग रिंग से, निराला जी का भिक्षुक पढ़ना है, सुमित्रा नंदन पंत का ताज पहना पढ़ना, और महादेवी वर्मा का मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये आपको पढ़ना है कुल मिला के। अब चलिए कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है भारतेंदु युग को किस नाम से जाना जाता था? तो नव जागरण काल से या पुनर्जागरण काल से भी जाना जाता था। ओके। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कौन थे? तो भारतेंदु युग के प्रमुख कवि क्या? भारतेंदु हरिश्चंद्र खुद स्वयं थे, और भी आप अपना लिख सकते हो, ठीक है, एक नंबर में आएगा। तो गंगा वर्णन किनकी रचना है? तो गंगा वर्णन इन्हीं की रचना है, भारतेंदु जी की। देखिए फिर है भारतेंदु युग को किस चेतना का विकास हुआ? तो भारतेंदु युग में किस चेतना का हुआ था? तो राष्ट्र चेतना, राष्ट्र के लिए क्या इसमें हमारे राष्ट्र के साथ मतलब हो रहा है, इसमें कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, हमें अपने अपने राइट्स के प्रति जागरूक होना, मतलब होता है ना अपने देश के लिए प्यार करना, प्रेम करना, तो यहाँ पे ये सब हमारे को लोग सीख रहे थे और जागरूक हो रहे थे, ठीक है। 5 नंबर में देखिए भारतेंदु युग में किस प्रकार का काव्य प्रमुख था? तो सामाजिक और राष्ट्रीय काव्य, ठीक है। 6 में प्रताप नारायण मिश्र किस युग के कवि थे? तो भारतेंदु युग के। फिर 7 में भारतेंदु युगीन काव्य की मुख्य विशेषता क्या है? तो सामाजिक जागरण, समाज को जागरूक करना, जागरण करना, ठीक है। पहले कविता किस लिए होता था? तो मनोरंजन के लिए होता था, लेकिन बाद में इनको पता लगा कि नहीं भाई, ये कलम से लिख के हम लोग क्या कर सकते हैं, देश को भी जागरूक कर सकते हैं, देशवासियों को क्या कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, देश के लिए हम प्यार बढ़ा सकते हैं, लोगों को भ्रष्टाचार और ये सब के खिलाफ क्या कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, शिक्षा के प्रति जागरूक कर सकते हैं, समझे। 8 में देखिए द्विवेदी युग को किस नाम से जाना जाता है? तो सुधार काल, ठीक है, पहला हम सुधार काल, ओके, याद रखिएगा। 9 में द्विवेदी युग में किस पत्रिका का महत्व था? तो सरस्वती। नर हो न निराश करो मन किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त का है, ओके। 11 में है राम नरेश त्रिपाठी की प्रसिद्ध कविता कौन सी? तो स्वप्न। 12 में है द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी? तो राष्ट्रीयता, ओके, राष्ट्रीयता। 13 में अयोध्या सिंह उपाध्याय किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो हरिऔध, जो इनका वहाँ था, ओके, पेट नेम। 14 में श्रीधर पाठक किस युग के कवि थे? तो द्विवेदी युग के थे। 15 में द्विवेदी युग में किस प्रकार की कविता लिखी जाती थी? तो नीति और आदर्शवादी कविता, ओके, आइडियल। 16 में है छायावाद युग की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भावुकता और प्रकृति चित्रण, यहाँ पे लोग प्रकृति और भाव इमोशंस को लेके ज्यादा लोग लिखते थे, ठीक है, मानवता पे लिखते थे, ठीक है।
17वें छायावादी के 4 प्रमुख स्तंभ कौन थे? तो कौन-कौन पोएट को माना गया भाई? तो प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा को। ठीक है, 4 स्तंभ माना गया है, पिलर जिसको बोलते हैं। 8 में है हिमाद्री तुंगरिंग में किसकी रचना है? 19 में भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है? 20 में ताज कविता किसने लिखी है? फिर मधुर मेरे दीपक जल किसकी रचना है? इसका आप कमेंट कर दीजिए ताकि आपको भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ओके। फिर देखिए कैदी और कोकिला किसकी रचना है? ये हमारा कैदी और कोकिला किसकी रचना है? तो माखनलाल जी का है। ठीक है, याद रहेगा माखनलाल जी। अब देखिए जलियांवाला बाग का वसंत किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। फिर 24 में विप्लव गान के रचयिता कौन है? तो बालकृष्ण जी है। ठीक है, याद रहेगा जलियांवाला बाग का कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। विप्लव गान का कौन है? तो बालकृष्ण जी। ठीक है, 25 में देखिए छायावाद में किस प्रकार की कविता प्रमुख थी? तो रहस्यवादी और प्रकृति प्रधान। ठीक है। 26 में छायावाद युग में किस भावना का विकास हुआ? तो आत्म अनुभूति। ओके, आत्म अनुभूति। फिर हमारा है 27 नंबर, किसान कविता किसकी रचना है? तो किसान कविता किसकी रचना है? तो मिथिली शरण गुप्त जी की है। 28 में काठ का घोड़ा किसने लिखा है? तो मोहनलाल महतो वियोगी ने लिखा है। 29 में है छायावाद युग का काल क्या माना जाता है? तो पहले भी हम लोग पढ़े 1918 से 1936, 18 कर देना, आपको याद रहेगा। 30 में भारतेंदु युग की मुख्य भाषा कौन थी? तो खड़ी बोली। ओके, चलिए अब वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप में हमारे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग के नामकरण एवं उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतेंदु युग के भले नामकरण के बारे में नहीं पूछेगा, लेकिन उसकी विशेषताओं का क्या करेगा, पूछेगा ही, पूछ सकता है। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले इनका नामकरण क्यों भारतेंदु युग दिया गया, क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहा है और क्या इसकी विशेषताएं, उसको यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन करने से पहले देख लेते हैं हम लोग कि क्या है हमारा ज्ञान सागर ऐप। तो ये आइकन है। ओके, ये क्या है? आइकन है। प्ले स्टोर पे जाओगे, ज्ञान सागर टाइप करोगे, ये दिखेगा, इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद कुछ आपको इस प्रकार दिखेगा। दिखने के बाद आपको लॉगिन तो आपका नहीं होगा, यहाँ पे क्या करना है, आपको क्रिएट अकाउंट करना है। ओके, जो जो मांगेगा दे देना है, फुल नेम, फ़ोन नंबर। उसके बाद आपका क्या होगा, क्यूआर जनरेट होगा। फिर उसमें आपका जो आपको कोर्स बाय करना है वो ले लेना है। ठीक है, 60 रुपीज़ में, आई थिंक 60 रुपीज़ हो गया होगा अभी, पहले क्या था 35 था, या अभी भी 35 है, एक बार आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, आपको जो भी सेमेस्टर का चाहिए होगा कुछ इस प्रकार का दिखेगा। वहाँ जाके स्टार्ट लर्निंग में जाना है आपको। स्टार्ट लर्निंग जब भी करोगे आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो कर देना है। ओके, और नहीं करना है तो इसी से पढ़ना है। ओके, देखिए तो आंसर पढ़ते हैं। भारतेंदु युग साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी युग माना जाता है। इस आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल भी जाना जाता है। जो हमारा आधुनिक हिंदी काल है, जो अभी चल रहा है, इसका ही क्या था, हमारा जो भारतेंदु युग था उसका प्रारंभिक काल उसको माना जाता है। ठीक है, इस युग का नामकरण प्रमुख साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर दिया गया। ये आप लोग को पता है कि ये भारतेंदु युग किसके नाम पे पड़ा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पे, जिन्होंने हिंदी भाषा, साहित्य और पत्रकारिता को नई दिशा प्रदान की। कैसे नई दिशा प्रदान की भाई? जहाँ पहले लोग बस भाषा शैली पे ध्यान देते थे, भक्ति पे ध्यान देते थे, तो इनको लगा कि नहीं भाई अब थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्या लोगों को अपने देश की ओर भी आकर्षित करना होगा कि देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, समाज में कौन सी कुरीति है, कौन सा ट्रेडिशन अच्छा है जो आगे बढ़ना चाहिए। तो इन सब के बारे में इन्होंने लिखा था। ठीक है, फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें साहित्य को समाज से जोड़ने का कार्य किया और उसे जनजीवन की समस्याओं का दर्पण बनाया। क्या किया उन्होंने? जो साहित्य पहले बस मनोरंजन और राजा उजा के ये पे लिखा जाता था, अब क्या लगा कि नहीं भाई ग्राउंड लेवल पे भी क्या करना पड़ेगा, काम
करेगा। और साहित्य को क्या किया, आम जनता से जोड़ा। कैसे जोड़ा, उनके बारे में लिख के, उनकी समस्याओं को उजागर करके, है ना, भाषा को थोड़ा सरल बना के, है कि नहीं। सब तो पढ़े लिखे और बहुत ये नहीं होंगे तो वो क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है। जब भाषा में सहजता होगी तो पाठक के हृदय को भी छुएगा और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, है कि नहीं। अब देखिए, भारतेंदु युग को नवजागरण काल भी कहा जाता है क्योंकि इस समय समाज में जागरूकता, सुधार और राष्ट्र चेतना का विकास हुआ। ठीक है, इस युग में साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि समाज सुधार और जन जागरण का माध्यम बन गया। यहाँ पे बस मनोरंजन नहीं कि हाँ हमको अच्छा लग रहा है पढ़ के, साहित्य मन को शांति मिल रहा है, ये सब नहीं, समाज को सुधारने का काम कर रहा था। ठीक है, इस काल में कवियों लेखकों ने समाज में फैली कुरीति जैसे अंधविश्वास, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, अशिक्षा के विरुद्ध आवाज उठाई। देख लीजिए क्या क्या है कुरीति, जैसे समाज में जो कुरीति है, कैसे क्या क्या है, अंधविश्वास है। अभी हम लोग सुनते हैं कि हजारीबाग वाला में 2 लेडीज और 1 जेंट्स मिलके मार दिया है कि क्या क्या सही है क्या नहीं है, तो क्या है वो अंधविश्वास का ही है। बाल विवाह हो गया, पर्दा प्रथा, घूंघट जिसको बोल सकते हैं, अशिक्षा, ये सब के बारे में भी लिखा जा रहा था। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज को जागरूक बनाने का प्रयास किया। ओके, इस युग की प्रमुख विशेषता राष्ट्रीय चेतना का विकास है। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था जिस कारण देश में स्वतंत्रता भावना धीरे धीरे जागरूक हो रही थी। साहित्यकारों ने अपने काव्य और लेखन के माध्यम से देश प्रेम, स्वाभिमान, स्वतंत्रता की भावना को व्यक्त किया। उन्होंने जनता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। क्या किया कि जनता को जागरूक किया कि तुम्हारे क्या क्या अधिकार है। और जैसे कि लास्ट लास्ट चल रहा था अंग्रेज वाला का, तो उसमें क्या बोला, नहीं भाई अब तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोग सोए रहेंगे तो देश को आज़ादी मिलने से रही। कितना बस कुछ लीडर मिलके थोड़ी ना कुछ बहुत बड़ा ये कर, जब तक आम जनता का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। तो इन्होंने स्वतंत्रता की भावना लोगों में पैदा कर रही थी लिख लिख के, आज़ादी से पहले ही कि हाँ तुम ऐसे आज़ाद होगे तो ऐसे होगे वैसे होगे, समझे, ये तुम्हारा भूमि है, तुम्हारा हक है कि नहीं। अब भाषा और शैली की बात करते हैं। तो भाषा और शैली दृष्टि से यह युग महत्वपूर्ण है। इस यह समय खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ। उसी समय भाषा के रूप में स्थापित किया गया। भाषा को सरल, सहज और जनसाधारण के अनुकूल बनाया, जो लोगों तक, आम जनता तक पहुंच पाए उस तरह के। शिल्प सौंदर्य पे ध्यान नहीं देके क्या किया कि हाँ जो फ्रूटफुल हो लोगों के लिए वैसा बनाया कि हाँ भाई वो पढ़ के समझ जाएगा, जिससे आम जनता भी साहित्य को समझ सके। ठीक है, फिर इस युग में हास्य और व्यंग्य का भी व्यापक प्रयोग है। हास्य और व्यंग्य क्या मतलब, लेखकों ने समाज के बुराइयों और विसंगतियों पर प्रहार करने के लिए व्यंग्य का सहारा लिया। व्यंग्य मतलब टोंट मार के कहने वाला, ठीक है, और भी इसको क्या बनाया, प्रभावशाली बनाया, समझे। इसलिए इसको क्या अद्भुत और नवाचार का भी साहित्य बोला जाता है। ठीक है, तो इसको आपको कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतेंदु युगीन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थिति का विवरण कीजिए। तो क्या है भाई, उस टाइम क्या क्या चल रहा था, तो देखिए जैसे कि ऊपर हमें पता चला है ना कि समाज में बहुत सारी बुराई वगैरह चल रहा था। और चलिए देखते हैं इसका आंसर। भारतेंदु युग हिंदी साहित्य के इतिहास में एक ऐसे समय का प्रतिनिधित्व करता है जब भारत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप में बड़े परिवर्तन के दौर पर गुजर रहा था, है कि नहीं। लोग जस्ट क्या आज़ादी लेने का ये में था, पिक पे था सारा। तो ये समय और भी ज़्यादा क्या क्रिटिकल बोल सकते हैं या मजबूत भी बोल सकते हैं, तो वो था। ओके, इन परिस्थितियों का प्रभाव साहित्य पर भी गहराई से पड़ा और साहित्य ने समाज को जागरूक करने का कार्य किया। साहित्य क्या किया, समाज को जागरूक बनाने का कार्य किया। पहले भी बोले थे कि सारा क्या करता है, सारा फैक्टर प्रभावित होता है ना, किससे, साहित्य। ठीक है, सामाजिक दृष्टि से यह काल अनेक कुरीतियों से ग्रस्त था। समाज में बाल विवाह, सती प्रथा, प्रदा प्रथा, जाति भेदभाव और अशिक्षा जैसी समस्याएं प्रचलित थी। इन कुरीतियों ने समाज के विकास को बाधित किया था। साहित्यकारों ने इन समस्याओं को अपने लेखन का विषय बनाया और समाज सुधार
की आवश्यकता पर बल दिया, उन्होंने लोगों को जागरूक करने और सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया। बाल विवाह हो गया, आपका लिंग प्रथा हो गया, या फिर आप बोलो कि जाति मतभेद हो गया, तो ये सब अपने चरम सीमा पे थे। उधर तो अंग्रेज जो कर ही रहे थे, आपस में भी इन लोग का अलग सीन चल रहा था, तो ये सब को साहित्य और साहित्यकार क्या किया, दूर करने का कोशिश किए। ठीक है, अब देखिए सांस्कृतिक दृष्टि से हम लोग देखते हैं। इस काल में पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा था। ओके, वेस्टर्न जिसको बोलेंगे। ओके, अंग्रेजों के संपर्क में आने से भारतीय समाज में नए विचारों का प्रवेश हुआ। आधुनिक शिक्षा के प्रसार से लोगों में तर्कशीलता और जागरूकता है, जिससे वे पुरानी रूढ़ियों और अंधविश्वासों पे प्रश्न उठाने लगे। अब देखिए हमारा आर्थिक दृष्टि क्या था, तो अब स्थिति अत्यंत दयनीय थी। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण देश की संपत्ति का निर्यात हो रहा था और जनता गरीबी तथा शोषण का शिकार हो रही थी। सबको पता है हम लोग का क्या हाल था। किसान और मजदूरों की स्थिति तो अत्यंत बहुत ज्यादा खराब है, और आज भी हमारे किसान वही चीज से जूझ रहे हैं कि नहीं। राजनीतिक दृष्टि से भारत पर अंग्रेजों का शासन था, इस कारण देश में स्वतंत्रता की भावना धीरे धीरे विकसित हो रही थी। लोगों ने अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ रही थी और स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हो रहे थे। धीरे धीरे इस टाइम अब लोग क्या हो रहे थे, जागरूक हो रहे थे। ओके, तो ये इन सभी परिस्थितियों का प्रभाव साहित्य पर पड़ा। साहित्यकारों ने अपने काव्य गद्य के माध्यम से समाज को जागरूक करने का, सुधार लाने का, राष्ट्र भावना प्रबल करने का प्रयास किया। समझे। अब देखिए इसकी काव्य धारा की, भारत हिंदी युगीन काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का विस्तृत से वर्णन कीजिए। तो क्या क्या आपको प्रवृत्तियां हैं, इसको आपको देखना है। तो क्या थी, पहले तो राष्ट्र चेतना पैदा करना था, है कि नहीं, यही आपको लिखना है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम, और ठीक है, फिर क्या है भक्ति भावना। भक्ति भावना कैसे बोलेंगे भाई, तो यह पारंपरिक भक्ति से अलग है, इसमें सामाजिक और नैतिक तत्व भी जड़ित है। भक्ति भावना मतलब जो हम लोग ट्रेडिशनल, जो बस भगवान पे लीन है, भगवान पे छोड़ दिए हैं सब कुछ, उससे हट के थोड़ा हम लोग को क्या है, जो मोरल अपने साथ साथ में भगवान की तो पूजा कर रहे हैं, लेकिन मानवता को भी क्या करना है, आगे करना है। ठीक है, वो था यहाँ पे। हास्य और क्या था, व्यंग्य भी था, और सीधी तरीके से ना कहा कि बुराई और जो विसंगति चल रहा था उसको क्या कर रहे थे इन लोग, अलग तरीके से क्या है कि काव्य को और भी ज्यादा प्रभावशाली और क्या बना रहे थे, जनप्रिय, लोग भी प्यार कर रहे थे इस स्टाइल को। ठीक है, अगर भाषा की दृष्टि से देखें तो यह खड़ी बोली का विकास हुआ, इसे साहित्य की भाषा के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, भाषा अत्यंत साधारण और सरल थी ताकि आम जनता तक पहुंच जाए। अब देखिए प्रश्न संख्या 4, भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्यिक योगदान का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इनका साहित्यिक योगदान कितना ही ज्यादा रहा होगा, आप समझ सकते हैं कि उनके नाम पे ही इस युग का नामकरण हुआ। तो चलिए देखते हैं भाई। तो वही सब आपको कुल मिलाकर लिखना है कि ये राष्ट्र चेतना, बुराई और सब के बारे में हमें क्या अग्रसर कर रहे थे कि चलो भाई अब ये सब तुम लोग छोड़ो और अपना देश से प्यार करो, जो बुराई है उसको छोड़ो, जाति मतभेद, कुरीति, बाल विवाह सब हटाओ, है कि नहीं। तो वही सब चल रहा था। एक बार फिर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो पढ़ लेते हैं। ठीक है, भारतेंदु युग हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के इतिहास में एक युग प्रवर्तक साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध है। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा गया, आधुनिक हिंदी काल का क्या कहा गया, जनक कहा गया। उनका साहित्यिक योगदान अत्यंत व्यापक और महत्वपूर्ण है। पहले तो आप इंट्रोडक्शन दे दिए, ठीक है। देखिए उन्होंने हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो हिंदी भाषा का जो खड़ी बोली का विकास हुआ, इसमें भी इनका क्या रहा, महत्वपूर्ण भूमिका रहा। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को साहित्य की भाषा के रूप में स्थापित किया और लोकप्रिय बनाया। सिर्फ स्थापित ही नहीं किया, लोग द्वारा उसको क्या किया, प्यार भी किया गया। कब प्यार किया गया, जब अच्छा है, लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है, लोग को लगा कि नहीं हाँ ये चीज यहाँ पे ज्यादा जरूरी है कि नहीं। उन्होंने साहित्य को समाज से जोड़ने का कार्य किया
उनके काव्य और नाटकों में सामाजिक समस्याओं का चित्रण था। ऐसे नहीं कि बस पहले क्या था, अपर क्लास राजा महाराजाओं पे लिखा जाता था, इसमें अब क्या लगने लगा कि आम जनता को कि या फिर जन को, आम जन को क्या लगने लगा कि अब ये हमारे बारे में भी लिख रहे, किसान के बारे में लिख रहे, कुरीति के बारे में लिख रहे। तो उस साहित्य से उनको क्या अपनापन लग रहा होगा, है कि नहीं, अपने ही लगता होगा उनकी ही घटना लिखी हुई है, तो समझ रहे हैं, इससे अपनापन जुड़ा और जुड़ा। ओके। उनकी रचनाओं में राष्ट्र चेतना का विकास दिखाई देता है। उन्होंने देश प्रेम और स्वाभिमान की भावना को प्रकट किया। उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया और कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। ये उनका योगदान था। ओके, चलिए प्रश्न संख्या 5 है कि गंगा वर्णन कविता का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका क्या भावार्थ है भाई, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गंगा वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक प्रसिद्ध रचना है, जिसमें उन्होंने गंगा नदी के सौंदर्य, पवित्रता और महत्व का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। गंगा वर्णन में क्या है, गंगा नदी का, उसकी सुंदरता का, उसकी पवित्रता का और उसका क्या महत्व है, ये सब के बारे में बताया है। ठीक है। इस कविता में गंगा को केवल एक नदी के रूप में नहीं बल्कि एक पवित्र और जीवनदायिनी शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया। ये बस एक आम नदी का नहीं, यहाँ पे क्या पवित्र है। पवित्र कहने का मतलब आप जाओगे तो वहां आपके पाप धुल जाएंगे, इतने वो शक्ति और क्षमता रखती है ना। जीवनदायिनी क्यों बोल रहा है, गंगा नदी के कारण बहुत सारी जगह पानी जाता होगा, खेती जाता होगा, है कि नहीं, तो वो साधन है। कवि ने गंगा के जल को पवित्र बताया और उसकी महिमा का गुणगान किया है। गंगा भारतीय संस्कृति और धर्म का महत्वपूर्ण प्रतीक है। कवि ने इसे राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी माना है और इसे क्या, इसको यूनिटी का भी प्रतीक माना है। ओके। कविता में गंगा के प्राकृतिक सौंदर्य का भी चित्रण मिलता है। उसकी धारा, लहरें और तटों का वर्णन अत्यंत आकर्षक है। उसकी धाराओं के बारे में, उसकी लहरों के बारे में, उसके तटों के बारे में सब कुछ बताया है एक आकर्षक वे में। ठीक है। अतः यह कविता केवल प्रकृति वर्णन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का भी प्रतीक है। और यहाँ पे बस नेचर का नहीं कि हाँ भाई एक नदी है सुंदर है तो उसके बारे में नहीं, ये हमारे धार्मिक ट्रेडिशनल कल्चर के बारे में भी से जोड़कर बताया है। ओके, यहाँ आपका यूनिट 1 खत्म हुआ। अब यूनिट 2 देखिए। तो द्विवेदी युग का स्वरूप एवं उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो द्विवेदी युग भी क्या सुधार काल के नाम से भी जाना जाता था, आपको पता होगा। ठीक है। उसके बाद इनका किनके नाम पे पड़ा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे पड़ा है। ओके, किनके नाम पे पड़ा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे पड़ा है। और ये काल कब से कब कब तक रहा है, तो 1900 से लेके 1920 तक। और छायावाद कब से रहा, 1918 से लेके 1936 तक, याद रखना है। ठीक है। चलिए, फिर द्विवेदी युग का सब उनका प्रमुख विशेषता क्या था, राष्ट्रीयता की भावना पैदा करना लोगों में, है कि नहीं। भारत में अंग्रेजों के अधीन था, स्वतंत्रता आंदोलन धीरे धीरे गति पकड़ रहा था। साहित्यकारों ने अपने काव्य के माध्यम से देश प्रेम, स्वाधीनता, राष्ट्रीय गौरव की भावना को व्यक्त किया। वो जो वहां पे लिखाएगा सेम चीज यहाँ पे भी लिखाएगा, तो उतना टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। दूसरा क्या, सामाजिक सुधार की भावना, तो वही जो कुरीति चल रहा था वो सब के बारे में लिख देना, अंधविश्वास के बारे में। और इसमें मानवता और नैतिकता पर भी विशेष बल दिया जाता था। मतलब बोलने का मतलब कि सत्य बोलिए, सत्य माध्यम से क्या, सत्य, अहिंसा, परोपकारी बनिए, सही गलत का पहचान कीजिए, नैतिक मूल्यों का विकास कीजिए, ये सब के बारे में बताया जाता था। भाषा की दृष्टि से देखिए तो क्या है भाई, इस समय खड़ी बोली हिंदी को साहित्य के भाषा में वही है। जब वहाँ पे विकास हो गया भारतेंदु, तो यहाँ पे भी क्या चलेगा, हमारा खड़ी बोली ही चलेगा, तो उसी को लिखना है। फिर हाथ से व्यंग्य वाला भी लिख देना है कि और भी प्रभावशाली बनाता है व्यंग्य तरीके से जब कहा जाता है, तो ये सब आपको लिखना है। ठीक है। चलिए, तो प्रश्न संख्या 2 में है, द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इनका क्या प्रवृत्ति रहा है, तो जो वहाँ रहा है यहाँ भी रहा है। राष्ट्रीयता का था, मानवता का था, नीति और आदर्शवाद का था, आइडियलिज्म के बारे में बताता था, है कि नहीं, समाज को सुधारने को लेके बताता था। ये सब कुल मिलाकर आपको लिख देना है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पढ़िएगा आराम से, समझ में आ जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, मैथिली शरण गुप्त के काव्य में विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इनके काव्य में क्या क्या विशेषताएं थी, तो देखिए पूरा द्विवेदी युग में ही वही बात, समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम
और आदर्शवाद ये था। तो जो भी इनका अंडर जो भी कवि आएंगे तो उनका में भी आप ये चीज सब लिख सकते हो, आंख बंद करके आपका सही हो जाए। ठीक है, हर चीज नहीं है कि आप हर चीज पढ़ो तो क्या हो गया। चलिए देखिए, देखिए तो क्या है, मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के प्रमुख कवि है। उन्होंने कवि के रूप में उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, ये हम सबको पता है। ठीक है, उनके काव्य में राष्ट्र भावना, देश प्रेम और अभिव्यक्ति प्रमुख रूप से मिलती है। तो बस यहीं से आपको बताना है कि क्या क्या था, राष्ट्रीयता की भावना थी उनके कविताओं में मिलती थी, जिससे क्या देशवासियों में देश प्रेम बढ़ेगा, है कि नहीं, अपने देश के प्रति जागरूक होंगे, अपनी स्वाधीनता की भावना को जागृत करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वो सब लिखना। फिर मानव और नैतिकता के बारे में भी बताते थे कि मनुष्य का क्या क्या कर्तव्य है, उनको करना चाहिए, है ना, उनके अपने नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए, और उनको सिखाते भी थे कैसे आदर्शवादी बनेंगे। ठीक है, फिर देखिए इतिहास और पौराणिक कथाओं का भी ये क्या करते थे, अपने काव्य में प्रयोग करते थे, जिससे एक लोग आदर्श जीवन का क्या करेंगे, संदेश देते थे। ठीक है, उनकी भाषा कैसी थी, तो सरल थी, सहज थे और प्रभावशाली थी। ओके, जो कि जनसाधारण तक आराम से पहुंचे और उनके बातों को अमल कर पाए। अब देखिए 4 नंबर में क्या है, नर होना निराश करो मन को, नर होना निराश करो मन को। ठीक है, कविता का भावार्थ एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। तो क्या है कविता का भावार्थ, देखिए, नर हो न निराश करो मन को मैथिली शरण गुप्त की एक प्रेरणादायक कविता है। मेरा भी नाम क्या है बच्चा, प्रेरणा है, याद रखो आप लोग। ठीक है, जिसमें मनुष्य को निराश न होने और जीवन में संघर्ष करने की प्रेरणा दी गई है। इस कविता का मुख्य संदेश यह है कि मनुष्य को कभी निराश नहीं होना चाहिए। इसका प्रमुख संदेश क्या है, सेंट्रल थीम क्या है कि हम मनुष्यों को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ठीक है, निराश मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, या फिर किसी चीज़ के लिए आशा ही खो देना कि वो मेरे साथ तो होगा या हमको मिलेगा। ठीक है, तो उस चीज़ से हमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी रखना चाहिए। ठीक है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना, उसे धैर्य और साहस के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। ठीक है, तो हम और अपने लक्ष्य, अपने एम की ओर क्या करेंगे, बढ़ते जाएंगे। फिर देखिए कवि ने इस कविता के माध्यम से यह बताया कि जीवन में संघर्ष और कठिनाई आती रहती है, और हम लोग को सबको पता है कि जीवन में दुख सुख क्या है, दोनों का समन्वय, दोनों का सागर है, दोनों का साइकिल चलते रहता है। तो हमें इसे घबराना नहीं चाहिए। आज हमारे जीवन में दुख है तो कल कल नहीं आएगा, लेकिन परसों ऑटोमेटिक सुख आएगा ही। अगर आप अभी भी हम लोग बहुत सुख में है, बट हम नहीं चाहते कि हम लोग का दुख आए, बट फिर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो चीज़ क्या होता है, आ ही जाता है। ओके, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए इस कविता में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का महत्व बताया गया है। इसमें हम लोग को पॉजिटिविटी, ठीक है, पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंट के बारे में बताया गया है कि आपसे हो जाएगा, बस आप धैर्य रखिए, साहस रखिए, है कि नहीं, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चयी बनिए। ठीक है, निराश मत होइए, सब पा जाइएगा। फिर देखिए भाषा सरल, प्रभावशाली और प्रेरणादायक है, जो पाठक को उत्साहित करती है। आपको किसी का भी विशेषता बताना है तो आपको भाषा शैली भी आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 में है कि राम नरेश त्रिपाठी के काव्य की विशेषताओं एवं सपनों कविता का विश्लेषण कीजिए। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा पीडीएफ बाय करके। ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बच्चा देखेगा नहीं। चलिए, ओके, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। ऐसा पीडीएफ है कि आप लोग को सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप खुद भी पढ़ोगे। तो देखिए वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में क्या आपका यूनिट 2 भी वहाँ पे खत्म हुआ। प्रश्न संख्या 1 में है कि छायावाद युग के प्रमुख विशेषताओं एवं काव्य प्रवृत्तियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलता है, पहले तो आप ये बता देना कब से कब तक चला था। तो 1918 से लेके 1936 तक चला था, और द्विवेदी युग के बाद आया था, है कि नहीं। इसमें आदमी आंतरिक अनुभूति, जो सेल्फ, जो खुद वो सोच रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, अपने भावनाओं को बताता था, है कि नहीं, नेचर के बारे में बताता था, अपनी कल्पना शक्ति से लिखता था, है कि नहीं, ये सब आपको लिखना है। चलिए इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, तो आत्म अनुभूति और व्यक्तिवाद।
तो छायावाद की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? आत्म अनुभूति। इस युग में कवियों की ने बाहरी घटनाओं की अपेक्षा अपने मन के भावों, अनुभूतियों, संवेदनाओं को अधिक महत्व दिया। यहाँ पे एक्सटर्नल चीजों से हट के लोगों ने क्या फील कर रहे थे, क्या एक्सपीरियंस कर रहे थे, क्या उनके मन में चल रहा था, उन चीजों को वो लिखने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे और लिखते थे। ठीक है, जो कि और भी क्या हो गया, संवेदनशील बन गया। फिर ये लोग क्या होते थे? प्रकृति प्रेमी होते थे, प्रकृति के बारे में लिखते थे, प्रकृति की रक्षा करने को कहते थे, प्रकृति के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है उनको करने के लिए कहते थे। ठीक है, तो उनके सौंदर्यता को बताते थे। ओके, फिर देखिए रहस्यवाद में क्या है कि इस युग में एक अन्य प्रमुख प्रवृत्ति रहस्यवाद है। कवियों ने जीवन, आत्मा और ईश्वर के गूढ़ रहस्यों को समझने और व्यक्त करने का प्रयास किया। अनेक काव्य में प्रतीक और संकेत का प्रयोग मिलता है, जिससे काव्य में गहराई और गंभीरता आती है। ठीक है, फिर श्रृंगार एवं करुण रस की प्रधानता, प्रेम, ठीक है, प्रेम, विरह, ये सब पीड़ा जो कि एक मनुष्य का चलते रहता है, ऐसा तो नहीं है बस श्रृंगार रस खाली प्रेम ही प्रेम है, ऐसा तो नहीं होता है हमारे साथ। क्या होता है? दोनों आता है। फिर भाषा शैली देखिए अत्यंत क्या होती थी? मधुर होती थी, कोमल होती थी। जहाँ प्रकृति के बारे में आ गया तो कठोर आप कहीं नहीं दिखिएगा। ठीक है, संगीतात्मक मतलब राइमफुल रहता था। ओके, लयात्मक, चित्रात्मक, अलंकारों का सुंदर प्रयोग भी मिलता था। जहाँ बीच में हम लोग अलंकार वगैरह को साइड कर दिए थे क्योंकि हमको राष्ट्रीय चेतना पैदा करना था, समाज में सुधार लाना था। तो फिर वो सब जब हो गया, धीरे धीरे हम लोग को आज़ादी इस टाइम तो नहीं मिला था, तो मतलब समझ रहे हो ना। तो क्या अब क्या फिर से वो बैक, जैसे कि हमारा रीति काल में अलंकार और श्रृंगार रस का ही प्रधान था, तो वही सब ये लोग का सब कुछ मिला जुला के लिखते थे। ओके, नेक्स्ट है छायावाद युग के 4 स्तंभों का परिचय देते हुए उनके काव्यों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जैसे कि हमारे 4 स्तंभ कौन कौन थे? जयशंकर प्रसाद थे, तो इनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, निराला का काव्य के बारे में लिखना है, सुमित्रा नंदन पत के काव्य के बारे में लिखना, महादेवी वर्मा। ये चारों स्तंभ 4 पिलर थे, तो इनका आप कैसी लेखन शैली थी उनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 में है छायावाद युग में राष्ट्र एवं सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति का विस्तार से विश्लेषण कीजिए। तो क्या है भाई, देखिए मुख्य बिंदु क्या है? राष्ट्र चेतना का विकास हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव, सांस्कृतिक गौरव का चित्रण, प्रसाद और निराला का जो योगदान है वो इसमें लिखा गया है। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या है आपका? कविता की हिमाद्री तुंग रिंग का भावार्थ और विश्लेषण कीजिए। अगर आप बोलिएगा तो पार्ट 2 भी ले आएंगे। ठीक है, इतना टेंशन नहीं लेना है क्योंकि एक बार में भी खिचड़ी हो जाएगा। तो आप इसको देख लीजिए, 2-2 मिनट 5-5 मिनट का वीडियो तो इंटरनेट में यूट्यूब पे अपलोड ही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इम्पोर्टेंट प्रश्न, कविता की भिक्षुक का विस्तृत विश्लेषण करते हैं, उसमें निहित सामाजिक यथार्थ पर प्रकाश लिए ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक ना, मस्त है। छह में देखिए छायावाद युग में प्रकृति चित्रण की विशेषताओं का विस्तृत से वर्णन कीजिए। क्या क्या प्रकृति का चित्रण है? तो देखिए मानवीकरण, जैसे होता है ना मानवीय गुण दे के, जैसे हम लोग पेड़ पौधा हंसता है क्या? फूल हंसता है क्या? नहीं हंसता है, लेकिन हम बोलते हैं फूल खिलता है, मुस्कुराता है, ऐसे करके लिखते हैं। तो वो सब क्या दे रहे हैं? मानवीय गुण दे रहे हैं। जो ह्यूमन का गुण है वो हम लोग पेड़ पौधा को दे रहे हैं, तो वही मानवीकरण कहलाता है। ठीक है, भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम, और हम लोग अपने इमोशंस को प्रकृति के ये में बताते हैं, अपने फीलिंग्स को अपने एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सौंदर्य बोध उसके सुंदरता को बताते हैं। प्रकृति और मानव का संबंध क्या, ह्यूमन और नेचर का रिलेशन है, ये सबको हमें पता है। हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए इंटर रिलेटेड है कि नहीं। चलिए 7 में है छायावाद युग में रहस्यवाद की प्रवृत्ति का विस्तृत से विश्लेषण कीजिए। तो इसमें और भी गंभीरता इससे बनाता है आदमी को, है ना। आध्यात्मिक खोज, प्रकृति प्रतीक और संकेत, अज्ञात की खोज, महादेवी वर्मा का क्या योगदान रहा है वो ऐड कर देना है आपको। 8 में देखिए कविता ताज का भावार्थ विस्तृत से विश्लेषण कीजिए। तो कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 9 में है कविता की मधुर मधुर मेरे दीपक जल का भावार्थ आपको करना है। ठीक है,
दीपक का ही क्या अर्थ होता है? आशा, है ना। 10 में देखिए, छायावाद युग की उपलब्धियों एवं सीमाओं का सम्यक मूल्यांकन कीजिए। दोनों बताया ना आपको, क्या क्या उसकी उपलब्धि रही है, क्या क्या उसकी सीमाएं रही हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। पीडीएफ आप लोग खरीद लीजिएगा, खरीदना होगा, अदरवाइज इसी से पढ़ लीजिएगा, धीरे पार करके स्क्रीनशॉट लेके। ओके, थैंक यू, बाय गाइस।